हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग बात करेंगे, ये है मुगल का पार्ट दूसरा। अभी पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा जो मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ है, तो उसकी स्थापना देखी कि भारत में मुस्लिमों का आगमन कैसा रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन सा रहा है, और जो भी मुगल शासक रहे हैं उनके समय कला में किसके समय क्या प्रसिद्ध रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी स्वर्णिम अवस्थाएं रही हैं उनके बारे में पीछे चर्चा किए थे। आज जो अगला पार्ट है इसमें हम जानेंगे मुगल कालीन प्रमुख शासक व उनके समय की कला को। अब यहाँ से जो भी मुगल कालीन शासक रहे हैं उनके बारे में एक एक करके जो भी विशेषताएं हैं, जो भी उनके समय में चित्रण की स्थिति है या जो भी स्थापत्य कला में स्थिति है, उन सभी चीज़ों को एक तरफ से देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बाबर, जो कि आपका मुगल काल का दूसरा पार्ट है। तो ये जो बाबर रहे हैं इनका जो शासन पीरियड रहा है ये 1526 से 1530 रहा है। मात्र इनका जो शासनकाल रहा है वो 4 साल का रहा है। बाकी इन्होंने जो सल्तनत कालीन अंतिम वंश रहा है लोधी वंश, उसके जो अंतिम शासक रहे हैं इब्राहिम लोदी, उनको पराजित करके इन्होंने मुगल वंश जो रहा है उसकी स्थापना की थी। तो वो सब पिछले पार्ट में पढ़ ही चुके हैं। तो देखेंगे जो बाबर रहे हैं इनके बारे में पूरी डिटेल में। तो बाबर, इनका शासन पीरियड 1526 से 1530 तक रहेगा। अगला देखते हैं, जो बाबर रहे हैं इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और जो इनका जन्म स्थान रहेगा तो देखेंगे जन्म स्थान इनका फरगना रियासत रहता है। फरगना रियासत जो कि काबुल में पड़ता है। काबुल में पड़ता है फरगना रियासत, काबुल में इनका जन्म स्थान रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, इनकी जो माता का नाम था वो कुतलुक निगार खानम था। कुतलुक निगार खानम था, जो मंगोल वंशज थी, मंगोल वंशज। और पिता इनके उमर शेख मिर्ज़ा या तैमूर उमर शेख थे, जो तैमूर वंशज थे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो मुगल है इसमें मुगल का जो जन्म माना है, जो जन्म मतलब माना जाता है, तो किन दो वंशों से माना जाता है। तो ये जो बाबर के माता रही हैं बाबर की, ये मंगोल वंशज थी, और जो इनके पिता रहे हैं तैमूर शेख या तैमूर उमर शेख, ये तैमूर वंशज थे। तो जो मुगलों का जन्म माना जाता है ये मुगल वंश और ये तैमूर वंश दोनों के मिलने से मुगल वंश जो है ये बना, या मुगल शब्द का जन्म हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और जो मुगल है, मुगल शब्द, इसका जो अर्थ होता है वो है बहादुर। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मुगल शब्द का जो अर्थ रहेगा इसका मतलब है बहादुर। तो मुगल शब्द जो रहा है मुगल वंश, ये मंगोलों के और तैमूर वंशों के मिलने से, दो राजवंशों के मिलने से इसका जन्म माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं इन्हीं के बारे में। अगला पॉइंट देखेंगे, ये कुछ विशेषताएं इन्हीं के बारे में लिखी हैं। उसमें देखेंगे ये बाबर के बारे में सारी विशेषताएं लिखी हैं कि यह एक कला प्रेमी शासक थे। बाबर जो थे एक कला प्रेमी शासक थे, उदार व्यवहार इनका था, और यह एक कला प्रेमी शासक थे। अगला देखते हैं कि बाबर एक शासक तो थे ही, उसके अलावा कवि थे और लेखक भी थे। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे मुवय्यन शैली। मुवय्यन शैली का जन्मदाता इनको माना जाता है। मुवय्यन शैली चार बाग शैली पर आधारित है, या चार बाग शैली को मुवय्यन शैली कहते हैं। चार बाग, और चार बाग में ही नहरीकरण वगैरह रहता है, नहर बहिश्त वगैरह स्थापत्य में उसकी संपूर्ण जानकारी पढ़ने को मिलेगा। तो मुवय्यन शैली का जन्मदाता इन्होंने आगरा में इन्होंने एक आराम बाग बनवाया था, जो चार बाग पद्धति का प्रथम नमूना माना जाता है।
तो उसको हम आगे पढ़ लेंगे। तो इनको मुबय्यन शैली का जन्मदाता या मुबय्यन शैली की पद्य शैली का इनको जन्मदाता माना जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि ये 11 वर्ष की अवस्था में फरगना की गद्दी पर बैठे। ये भी ध्यान रखेंगे कि फरगना की गद्दी पर ये किस वर्ष की अवस्था में बैठे थे, तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में बैठे थे। अगला पॉइंट है कि इन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, ये सल्तनत कालीन जो वंश रहा है लोदी वंश, वो मकबरों का वंश माना जाता है। मकबरों, सैयद और लोदी जो है मकबरों का काल रहता है, मकबरे सर्वाधिक बने हैं। तो उसके जो शासक रहते हैं इब्राहिम लोदी, उनको हराए या पराजित किए और भारत पर अधिकार कर लिए। यहीं से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि जो बाबर रहते हैं वो इब्राहिम लोदी को कब हराए, तो 1526 में हराए। और कहाँ हराए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराए। तो भारत पर अधिकार कर लेते हैं ये। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखेंगे कि कुछ उपलब्धियां हैं जो बाबर से संबंधित हैं या बाबर को प्राप्त हैं या बाबर को कही गई हैं। तो इसमें देखेंगे प्रमुख उपाधियों में जो बाबर रहे हैं, इनको देखेंगे कलंदर की उपाधि प्रदान थी। कलंदर की उपाधि, बाबर कवि और लेखक थे और ये अपनी उदारता के लिए, एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, ये अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। कलंदर की उपाधि इनको प्राप्त थी या प्रदान की गई थी, जैसे भी समझ सकते हैं। इनको कलंदर की उपाधि प्रदान थी। अगली देखते हैं उपाधि, आत्मकथाओं का राजकुमार। आत्मकथाओं का राजकुमार कहा जाए या जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाए। जीवनी लेखकों का राजकुमार। मुगल काल में जो शासक रहते हैं उसमें सबसे पहले जीवनी या आत्मकथा जो रहती है वो बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखी थी। तो उसीलिए इनको आत्मकथाओं का राजकुमार, मुगल शासन में आत्मकथाओं का राजकुमार या जीवनी लेखकों का राजकुमार किसको कहते हैं, तो ये बाबर हो गए। पहली आत्मकथा लिखी इसी वजह से। बागों का राजकुमार और बागों का माली। तो बागों का राजकुमार क्योंकि इनको जो है बाग वगैरह जो है ज़्यादा पसंद थे, उद्यान वगैरह, तो उद्यान लगवाने के कारण और चार बाग के जन्मदाता भी माने जाते हैं, जो चार बाग शैली रही है। तो ये बागों के उद्यान व्यवस्था जो रहा है, उद्यान व्यवस्था, उसके लिए इनको बागों का माली या बागों का राजकुमार भी कहते हैं। तो ये कुछ उपाधियां हैं। जो है उदारता के लिए इनको कलंदर की उपाधि प्रदान है। पहली जीवनी लिखी, आत्मकथा लिखी, तो इनको आत्मकथाओं का राजकुमार कहते हैं। बागों का राजकुमार और बागों का माली कहते हैं क्योंकि उद्यान इनको अत्यंत प्रिय थे और इन्होंने कई सारे उद्यान बनाए भी थे। चार बाग शैली से भी संबंधित मिलेंगे और कई इनकी आगे जो स्थापत्य कला में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब देखेंगे बाबर की आत्मकथा। अगला रहेगा बाबर की आत्मकथा। तो अभी हम लोगों ने देखा था, ये वही चीज़ है, बाबर की आत्मकथा। तो इसमें देखेंगे जो बाबर की आत्मकथा रही है, इसके बारे में यहाँ पे संपूर्ण जानकारी निहित है। बाबर की आत्मकथा, तो बाबर की आत्मकथा जो है ये तुजु के बाबरी है। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा है, फिर वाक्यात बाबरी वगैरह आगे रहता है, तो उस चीज़ को ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो तुजु के बाबरी, फिर देखेंगे सावधानी पूर्वक कि ये इसके जो लेखक हैं, तुजु के बाबरी के जो लेखक हैं ये स्वयं बाबर हैं और इन्होंने इसको तुर्की भाषा में लिखा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इन्होंने इसको तुर्की भाषा में लिखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो तुर्की भाषा में स्वयं इन्होंने लिखा था। अगला देखेंगे अपनी आत्मकथा में बाबर ने बेहजाद और शाह मुजफ्फर, ये दो कलाकार रहेंगे जिनका इन्होंने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि बाबर ने अपनी स्वयं लिखित आत्मकथा जो तुर्की भाषा में लिखी है उसमें दो चित्रकारों का जिक्र किया है या उल्लेख किया है, एक तो बेहजाद, एक शाह मुजफ्फर। अगला पॉइंट देखेंगे कि बेहजाद के विषय में, ये बेहजाद लिखा है, बेहजाद ही हैं, बेहजाद के विषय में बाबर ने लिखा कि वह एक कुशल चित्रकार था। जो बेहजाद थे एक कुशल निपुण चित्रकार थे, लेकिन दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं बना पाते थे।
तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये बेहजाद के बारे में बाबर ने लिखा है कि वो एक कुशल चित्रकार थे, निपुण चित्रकार थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक से नहीं बना पाते थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे अनुवाद। जो तुजुक बाबरी है, इसका अनुवाद किसने किया? तो देखो, लेखक जो रहे हैं स्वयं बाबर रहे हैं। अनुवाद इसका स्वयं जो बाबर ने लिखा है वो तो तुर्की भाषा में किया है। अभी अनुवाद देखते हैं कि इसका जो अनुवाद किया गया है तुजुक बाबरी का, ये किसके द्वारा किया गया है। तो थोड़ा सा देखेंगे, जो इसका अनुवाद रहा है वो अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा किया गया है, अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा, और इन्होंने इसको फारसी भाषा में अनुवादित किया है ना। अब्दुल रहीम खानखाना ने फारसी भाषा में, स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। इसका जो चित्रण किया गया है वो मुगल सम्राट अकबर के समय किया गया है, या अकबर के टाइम पीरियड में किया गया है। जो इनकी आत्मकथा रही है, इसका चित्रण खुद जो रहा है अकबर के काल में किया गया है, और अब्दुल रहीम खानखाना जो रहे हैं उन्होंने इसका फारसी अनुवाद किया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। लेखक स्वयं बाबर रहे हैं, अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खानखाना ने, जो कि फारसी भाषा में, और इसका चित्रण अकबर के काल में होता है। ठीक, और इसमें दो चित्रकारों का विवरण जो है बाबर ने स्वयं लिख रखा है। तो बेहजाद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, या कुशल या निपुण माना गया है, बाकी शाह मुजफ्फर भी श्रेष्ठ ही हैं। अगला देखते हैं बाबर के बारे में। तो इनकी आत्मकथा हो गई। अब देखेंगे बाबर कालीन पुस्तक या ग्रंथ। बाबर कालीन पुस्तक या ग्रंथ, ग्रंथ भी कह सकते हैं या पुस्तक कह लेंगे। तो बाबर कालीन जो प्रमुख पुस्तक है वो है शाहनामा। शाहनामा जो है बाबर कालीन प्रमुख पुस्तक है, और ये फिरदौसी द्वारा लिखित है। इसके लेखक जो रहेंगे फिरदौसी रहेंगे। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं, पूर्व का होमर, इनको पूर्व का होमर कहते हैं। अगला देखेंगे, जो शाहनामा है ये, इसके अंदर जो विषय निहित हैं, तो उसमें क्या विषय हैं? तो ईरानी राजाओं का इतिहास इसके अंदर वर्णित है, और फारसी पौराणिक कथाएं हैं। जो शाहनामा है ये किस विषय पर आधारित है, ग्रंथ या पुस्तक? तो ईरानी राजाओं का इतिहास है, और फारसी पौराणिक कथाएं वर्णित है इसमें। संग्रह देखेंगे, जो शाहनामा है ये कहाँ संग्रहित है? तो एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। चित्रण इसका अकबर के काल में होता है। शाहनामा का चित्रण अकबर के काल में होता है। तो शाहनामा फिरदौसी की रचना रहेगी, या लेखक इसके फिरदौसी रहेंगे। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं। विषय शाहनामा के ईरानी राजाओं का इतिहास और फारसी पौराणिक कथाएं रहेंगी। संग्रह एशियाटिक सोसाइटी लंदन, और चित्रण इसका अकबर के पीरियड में रहेगा। तो ये इनके समय की जो है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है शाहनामा। इसको, जो इस पुस्तक को थोड़ा सा और देखेंगे, इस पुस्तक को, क्योंकि इनके समय ये पुस्तक लाई गई थी, लेकिन इसका जो चित्र, जो इसका मतलब जो रचित है, रचना काल है, वो बहुत पहले का रहा है। तो थोड़ा सा एक पॉइंट और देखेंगे कि इस पुस्तक को बाबर अपने साथ ईरान से लाए थे। ईरान से भारत जो है, इस पुस्तक को बाबर अपने साथ लाए थे। अगला नोट करके एक पॉइंट और है, इसको भी मेंशन कर लीजिएगा कि मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ जो रहेगा वो शाहनामा है। मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ शाहनामा है। यहीं पर अगर क्वेश्चन हो, ये ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि मुगल काल का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम चित्रित है या प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो देखो, जब सीधे से पूछा जाता है कि मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, जब यहाँ पे चित्रण की बात नहीं की गई है, सीधे से ये बताना है कि प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तब तक तो शाहनामा रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि मुगल काल का प्रथम या प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, चित्रित ग्रंथ, तब बताएंगे हमीर-ए-हमजा।
हमीर हमजा, हमीर हमजा ये वाला, तब बताना है हमीर हमजा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते हैं यहाँ से। तो मुगल काल का प्राचीन ग्रंथ जो रहेगा शाहनामा है, और प्रथम व प्राचीन चित्रित जो रहेगा वो हमीर हमजा रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है बाबर कालीन प्रमुख चित्रकार। बाबर कालीन प्रमुख चित्रकार, तो देखेंगे जो बाबर कालीन प्रमुख चित्रकार हैं, तो इनमें कौन कौन से चित्रकार हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बाबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में जो सर्वोपरि नाम रहता है वो हैं कमालुद्दीन बेहजाद। कमालुद्दीन बेहजाद, जो भी बेहजाद का जिक्र बाबर ने स्वयं किया अपनी आत्मकथा में, ये वही बाबर है, यही वो कलाकार हैं, सॉरी, जो कमालुद्दीन बेहजाद हैं वही कलाकार हैं। इनका पूर्ण नाम कमालुद्दीन बेहजाद है, सिर्फ बेहजाद ही लिखकर आता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे बेहजाद के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इसमें देखेंगे जो कमालुद्दीन बेहजाद हैं इनको पूर्व का राफेल कहते हैं। पूर्व का राफेल, पूर्व का होमर जो हैं वो फिरदौसी को कहेंगे, और पूर्व का राफेल कहेंगे कमालुद्दीन बेहजाद को, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे ईरानी शैली का संस्थापक। ईरानी शैली का संस्थापक, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेहजाद जो हैं इनको ईरानी शैली का संस्थापक कहते हैं, या ईरानी शैली का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, या ईरानी शैली का मुख्य कलाकार कौन है, तब भी बताएंगे बेहजाद। ईरानी शैली का जन्मदाता है, मुख्य कलाकार आए या संस्थापक आए, तो सब में क्या रहेंगे, बेहजाद रहेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे कि यह दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाते थे। तो इस पॉइंट को अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, स्वयं बाबर ने इनको लिखा है उसमें कि ये दाढ़ी रहित चेहरे ठीक से नहीं बना पाते थे। अगला देखेंगे कि यह मिर्जा हुसैन बोगरा, मिर्जा हुसैन बोगरा आबलिक सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में कार्य किए। जो कमालुद्दीन बेहजाद रहते हैं ये मिर्जा हुसैन बोगरा या सुल्तान शाह इस्माइल, तो दोनों में से जो है ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। इन्होंने प्रारंभिक कार्य मिर्जा हुसैन बोगरा के पीरियड में किया, उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो सुल्तान शाह इस्माइल के संरक्षण में ये करते हैं, तो दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, तो ये कमालुद्दीन बेहजाद हो गए बाबर कालीन प्रमुख चित्रकार हैं, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार। अगला देखते हैं शाह मुजफ्फर, अगले कलाकार रहेंगे शाह मुजफ्फर। तो बाबर कालीन दो ही चित्रकार रहेंगे और दोनों चित्रकारों का जिक्र बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में की। तो इसमें देखेंगे अगले कलाकार हैं शाह मुजफ्फर। देखेंगे शाह मुजफ्फर जो प्रसिद्ध हैं, तो इनकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है, तो ये चित्रकार तो हैं ही हैं, चित्रकार में ये प्रतिलिपियां बनाने में अग्रणी थे, प्रतिलिपियां बनाने में निपुण थे, अग्रणी थे, कुछ भी कह लेंगे। और प्रतिलिपियां कहें या सादृश्य, मतलब देखे हुई चीज़ों को बनाने में ये निपुण थे, या तो प्रतिलिपि बनाने में कह सकते हो, या सादृश्य बनाने में, या हूबहू कह सकते हो, फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी की तरीके से। अगला देखेंगे तो ये दो ही कलाकार रहते, एक बेहजाद एक शाह मुजफ्फर, बस दोनों के बारे में इतना ही। अगला देखेंगे बाबर से संबंधित प्रमुख चित्र। अब देखेंगे बाबर से संबंधित कुछ प्रमुख चित्र भी चित्रित हुए हैं। तो इसमें जो है पहला चित्र यहाँ पे लिखा है कि बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए, बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए संबंधित बाबर से हैं, क्योंकि बाबर ग्वालियर, इसमें बाबर को ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। अगला देखेंगे बाबर बगीचे में दावत करते हुए, बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये 1597 का चित्रित है। अगला देखेंगे बाबर सोन नदी को पार करते हुए, ये जो चित्र है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ चित्र है। बाबर सोन नदी को पार करते हुए, ये मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो चित्रकार रहेंगे जगन्नाथ रहेंगे। बाबर सोन नदी को पार करते हुए 1598 में चित्रित है, चित्रकार रहेंगे जगन्नाथ, और बाबरनामा की कहानी पर आधारित है। ये चित्र जो रहेगा बाबरनामा की कहानी पर आधारित है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसका जो संग्रह है ये नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है।
ये जो बाबर सोन नदी को पार कर रहे हैं, इसमें जो इनकी वस्त्र भूषा है, जो वेशभूषा है, वस्त्र पहनावा वगैरह है, वो एकदम राजसी है, क्योंकि राजा के वेशभूषा में चित्रित हैं, तो एकदम राजसी वहाँ पे इनको चित्रित किया गया है। और जो इसमें नाव दिखाई गई हैं, वो उन नावों पर हमला होता दिखाया गया है, नावों पर, और नदी का विहंगम दृश्य दिखाया गया है, बहुत ही विहंगम दृश्य नदी का है। उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, चित्र देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। और जो इनकी नाव है, उसके जो अगला हिस्सा है नाव का, वो किसी जीव से संबंधित बनाया गया, किसी जीव की शक्ल का बनाया गया है, बाबर जिस नाव पर बैठे हैं उस नाव को। तो ये कुछ चित्र रहे हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसको विशेष कर ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं आगे क्या है। तो बाबर कालीन चित्रकार हो गए और बाबर कालीन चित्र भी हो गए, जो बाबर से संबंधित चित्र हैं वो चित्र भी हो गए। देखेंगे बाबर द्वारा निर्मित स्थापत्य, बाबर द्वारा निर्मित स्थापत्य, तो इनका जो स्थापत्य कला में योगदान रहा है, थोड़ा सा वो भी देखेंगे कि बाबर द्वारा निर्मित स्थापत्य। तो इन्होंने कटे सिरों वाली मीनार, कटे सिरों वाली मीनार फतेहपुर सीकरी में बनवाई, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारी। अगला देखेंगे पानीपत व संभल की मस्जिद, इसको चाहे संभाल की मस्जिद लिख दें, हरियाणा में स्थित है। अगला देखेंगे काबुली बाग मस्जिद, ये भी पानीपत में है। अगली देखेंगे इमारत बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या में है। अब इनके जो वास्तुकार हैं, इनकी जो भी डिटेल रहे हैं, वो हम वास्तुकला में देखेंगे, स्थापत्य कला में देखेंगे। यहाँ पर जनरली जो इनके समय से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बस देख लेंगे कि इनके समय में क्या रहा है, बाकी सब कुछ जो है एक तरफ से स्थापत्य में पढ़ लेंगे। अगला देखेंगे आराम बाग। आराम बाग जो है आगरा में इन्होंने बनवाया था। ये 4 बाग पद्धति का उद्यान है, 4 बाग पद्धति का उद्यान, और 4 बाग पद्धति के जन्मदाता जो रहेंगे बाबर रहेंगे। अगला देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे चौखाने वाले उद्यान, चौखाने वाले उद्यान, जो 4 बाग व्यवस्था है, इसको चौखाने वाले उद्यान भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चौखाने वाले उद्यान या 4 बाग व्यवस्था किस शासक की देन है, या किस मुगल शासक की देन है? तो बाबर की देन है, बाबर की देन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। चौखाने वाले उद्यान जो है ये किसकी देन है? तो बाबर की देन है। अगला देखेंगे मृत्यु इनकी। तो मृत्यु देखेंगे, जो बाबर रहे हैं इनकी जो मृत्यु रही है, तो मृत्यु जब भी इनका शासन पीरियड जो समाप्त होता है, अधिकतम शासकों का जब शासन पीरियड समाप्त होता है तभी मृत्यु हो जाती है। अधिकतम मतलब हर जगह तो नहीं कह सकते हो, मान लीजिए बंदी बना लिए गए तो पहले ही शासन उनका समाप्त हो गया, मृत्यु बाद में होगी, वो अलग की बात है। तो यहाँ पर देखेंगे जो बाबर की मृत्यु रही है वो 20 दिसंबर 1530 आगरा में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे, आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बाबर का जो मकबरा रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है बाबर का मकबरा। तो बाबर का मकबरा जो प्रारंभ में बाबर को दफनाया गया था, तो आगरा में दफनाया गया था, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जहाँ पे मृत्यु हुई आगरा में, वहीं पे इनको प्रारंभ में दफनाया गया था, आगरा में इनको दफनाया गया। बाद में कुछ दिनों बाद काबुल में दफनाया गया था। दरअसल में बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक बाबरी, उसका जब फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, तो उसमें बाबर ने स्वयं लिखा था कि मेरी इच्छा है कि मुझे जब मृत्यु आए तो मेरा जो भी मकबरा बनवाया जाए वो काबुल में बनवाया जाए, ऐसा उसमें इन्होंने लिखा था। ये बात अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के पीरियड में, अकबर काल में जब उसका चित्रण किया गया, जब उसका अनुवाद किया गया, तो उन्होंने अकबर से जाकर बताई। तो अकबर ने वहाँ के अवशेष निकलवा के आगरा से और इनको काबुल में दफन करवा दिया, या फिर से दोबारा जो है इनका मकबरा काबुल में बन गया। तो ये ध्यान रखेंगे, इनका मकबरा पहले कहाँ था? आगरा में। वर्तमान में कहाँ है? काबुल में है। वर्तमान में पूछा जाए तो काबुल में है। और ये स्वयं ये चीज़ रहती है अकबर पीरियड की, लेकिन ये बाबर की स्वयं मर्जी थी। और इनको प्रारंभ में कहाँ दफनाया गया था? तो आगरा में दफनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो यानी पार्ट 3, जो पार्ट 3 आएगा वो आएगा हुमायूं से संबंधित। पार्ट 3 मुगल कालीन जो पार्ट 3 आएगा ये आएगा हुमायूं से संबंधित। तो
जो भी चीज़ें हैं, अगर जानकारी अच्छी लगे तो अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर सही लग रहा है तो कमेंट करें और लाइक भी करें। थैंक यू।